क्या आपने कभी उस खामोशी की आहट को महसूस किया है जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले छा जाती है? सुंदरवन के उन बेहद खतरनाक, उफनते और दलदली मुहानों पर, जहां दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें मैंग्रोव के घने जंगलों को भेद नहीं पाती। आखिर रातों रात ऐसा क्या घट गया जिसने ढाका की बंद गलियारों से लेकर बीजिंग की ऊंची ऊंची मीनारों तक हड़कंप मचा दिया? क्या बात थी कि भारत के गृह मंत्री को दिल्ली की गहमागहमी और अपने सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को पल भर में रद्द करके सीधे उस दुर्गम और खतरनाक सीमा पर खुद उतरना पड़ा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हमारी सरहद पर तैनात वीर जवानों को मौके पर ही ऐसा कौन सा फौलादी आदेश थमा दिया गया जिसके बाद बॉर्डर के उस पार सिर्फ गहरा सन्नाटा और खौफ पसर गया है? इस गहरे और रहस्यमयी चक्रव्यूह की परतों को खोलने से पहले जरा ठहरिए और खुद से एक सवाल पूछिए। जब एक तरफ देश की सीमाओं पर फौलादी इरादों के साथ हमारी अखंडता को सुरक्षित किया जा रहा हो, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी के दिल यानी जंतर मंतर पर हाथों में भारत का पवित्र संविधान लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की मांग कर रहे नौजवान विद्यार्थियों पर पुलिस की लाठियां बरसती हैं, तो आपके दिल में क्या गुजरती है? क्या किसी भी जीवंत लोकतंत्र में अपने भविष्य और अधिकारों की आवाज उठा रहे विद्यार्थियों पर इस तरह का एक्शन सही ठहराया जा सकता है? आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि अब इन विद्यार्थियों को न्याय पाने के लिए आगे क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए? इन सवालों के जवाब अपने भीतर तलाशते रहिए, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ अपनी सीमाओं से नहीं बल्कि अपने नौजवानों के स्वाभिमान और न्याय की बुनियाद पर भी खड़ा होता है। अब लौटते हैं उसी बेहद गंभीर, पेचीदा और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक बिसात पर जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों और सामरी रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। सुंदरवन और क्रीक्स नदी का यह पूरा इलाका कोई आम मैदानी या रेतीली सरहद नहीं है। यह राजस्थान का कोई तपता हुआ रेगिस्तान नहीं है और न ही पंजाब के वे सीधे सपाट मैदानी इलाके हैं जहां बड़ी आसानी से सीमेंट के खंभे गाड़ दिए जाएं, कटीले तार बिछा दिए जाएं और गाड़ियां आराम से गश्त लगाती रहें। यह इलाका है अनगिनत उलझी हुई जलधाराओं का, दलदल का, जहां कदम रखते ही इंसान की टांगें घुटनों तक धंसने लगती हैं। यहां हर 6 घंटे में समुद्र का पानी अचानक उफान मारता है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। घने मैंग्रोव के जंगल, जहां जहरीले सांपों और खूंखार जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, सीमा पार से आने वाले वे साए जो भारत के भीतर घुसपैठ करने और तबाही का सामान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। 90 किलोमीटर का यह बेहद संकरा, जटिल और जोखिम भरा जलीय रास्ता लंबे समय से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नासूर बना हुआ था। बांग्लादेश की ओर से आए दिन सैकड़ों घुसपैठिए, कट्टरपंथी तत्व और अवैध हथियारों के तस्कर इसी दलदली रास्ते का फायदा उठाकर भारतीय सरहद में चुपचाप दाखिल होने की फिराक में लगे रहते थे। भारत लंबे समय से इस सुरक्षा छिद्र को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश में था। अपनी सीमाओं को पूरी तरह चाक चौबंद करने के लिए भारत सरकार ने इस 90 किलोमीटर लंबे जटिल जलीय मार्ग पर एक बेहद आधुनिक, कटीली और हाईटेक फेंसिंग लगाने का काम दिन रात एक करके शुरू कर दिया। यह निर्माण कार्य पूरी तरह से भारत की अपनी जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और तकनीकी सीमाओं के दायरे में रहकर किया जा रहा था। इसका मकसद सिर्फ एक था, भारत की सरहद इतनी अभेद्य बन जाए कि दुश्मन का कोई परिंदा भी बिना इजाजत हमारी सीमा में पर न मार सके। भारत की ओर से यह साफ ऐलान कर दिया गया था कि अब घुसपैठियों के दिन लद चुके हैं, लेकिन अचानक बिना किसी जायज वजह के बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल यानी बीजीबी ने इस निर्माण कार्य पर अपनी बेतुकी और जबरन आपत्तियां जताते हुए काम को बीच में ही रुकवा दिया। ढाका की ओर से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह खोखली दलील दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ऐसे संवेदनशील जलीय क्षेत्रों में बिना दोनों देशों की आपसी सहमति के कोई पक्का ढांचा या रक्षात्मक घेराबंदी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या सचमुच बात सिर्फ इतनी सी थी? क्या ढाका का यह रुख सिर्फ नियमों की दुहाई था? नहीं, यह तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बोला गया एक सफेद झूठ और मनगढ़ंत बहाना था। सच्चाई की परतें जैसे जैसे खुलती हैं, इस पूरी साजिश के तार सीधे तौर पर ड्रैगन यानी चीन के सत्ता के गलियारों से जुड़ते चले जाते हैं। दरअसल यह पूरा खौफनाक खेल उस वक्त शुरू हुआ जब बांग्लादेश की चरमराती अर्थव्यवस्था चीन के भारी भरकम कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। बीजिंग ने अपने $2 अरब के पुराने बकाये को तुरंत वसूलने के लिए ढाका पर चौतरफा कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब बांग्लादेश पूरी तरह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया और उसके पास अपनी आवाम को संभालने का कोई रास्ता नहीं बचा,
तो वह गिड़गिड़ाते हुए भारत के पास आर्थिक मदद की गुहार लेकर आया। नई दिल्ली ने एक सच्चे मित्र और संकट मोचक की भूमिका निभाने का फैसला किया, लेकिन साथ ही भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और दूरदर्शी शर्त रख दी। भारत ने कूटनीतिक मेज पर बहुत साफ और कड़े शब्दों में कह दिया कि वह बांग्लादेश की इस आर्थिक बदहाली में उसकी मदद के लिए अरबों डॉलर देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में भारत को अपने सबसे रणनीतिक और संवेदनशील हिस्से यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से भी जानती है, उसके आसपास अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और उस संकरे गलियारे को चौड़ा करने की विशेष रणनीतिक पहुंच हर हाल में चाहिए। कंगाली की कगार पर खड़ी बांग्लादेश की सरकार के पास उस वक्त भारत की इस शर्त पर सिर झुकाने और हां भरने के अलावा कोई और चारा नहीं था। संकट के उस दौर में उसने चुपचाप इस शर्त को मान लिया, लेकिन जैसे ही इस गुप्त और महत्वपूर्ण समझौते की भनक बीजिंग के रणनीतिकारों को लगी, चीन के खेमे में हड़कंप मच गया। चीन की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, तो उत्तर पूर्व भारत को घेरने की चीन की पूरी सैन्य योजना और गेम प्लान हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। डोकलाम से लेकर तवांग तक चीन जिस दबाव की राजनीति को खेलने का सपना देखता था, वह चकनाचूर हो जाएगा। इसी घबराहट और बौखलाहट में चीन ने बांग्लादेश के भीतर मौजूद अपने पाले हुए भारत विरोधी तत्वों का जमकर इस्तेमाल किया और ढाका पर इतना भारी दबाव बनाया कि बांग्लादेश ने अगले ही दिन एक बेशर्म यू टर्न ले लिया। उसने बिना किसी ठोस कारण के सुंदरवन की इस 90 किलोमीटर लंबी फेंसिंग के काम को जबरन रोक दिया, ताकि भारत को बातचीत की मेज पर बैकफुट पर धकेला जा सके। बांग्लादेश को शायद अपने दिमाग में यह बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि सुंदरवन के इस दलदली इलाके में फेंसिंग का काम रुकवाकर वे नई दिल्ली को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और भारत घबराकर अपनी शर्तों में डील दे देगा। लेकिन वे यह भूल गए कि आज का भारत किसी भी कूटनीतिक दबाव के आगे झुकना तो दूर, बल्कि दुश्मन की आंख में आंख डालकर उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत अच्छी तरह जानता है। जैसे ही इस रणनीतिक धोखे और गुस्ताखी की खबर नई दिल्ली के गृह मंत्रालय तक पहुंची, कागजी बैठकों का दौर चलाने के बजाय सीधे जमीनी धरातल पर ऐसा कड़ा एक्शन देखने को मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। भारत के गृह मंत्री ने बिना एक पल गंवाए अपने तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रम तुरंत रद्द कर दिए। वे आनन फानन में खुद सीधे सीमा के उस सबसे चुनौतीपूर्ण और अग्रिम मोर्चे पर जा पहुंचे। गृह मंत्री का यह दौरा कोई सामान्य कूटनीतिक दौरा या रूटीन निरीक्षण नहीं था। जब उनका हेलीकॉप्टर सीमावर्ती इलाके के उस धुंधले और खतरनाक दलदली आसमान से नीचे उतरा, तो वहां का माहौल रणनीतिक रूप से बेहद गंभीर और तनावपूर्ण हो चुका था। उन्होंने वहां पहुंचते ही बिना कोई समय बर्बाद किए सीमा सुरक्षा बल के शीर्ष कमांडरों, भारतीय सेना के वरिष्ठ जनरलों और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ एक बेहद गोपनीय और बंद कमरे में बैठक शुरू कर दी। इस आपातकालीन और हाई वोल्टेज बैठक में सुंदरवन और क्रीक्स नदी के उस पूरे 90 किलोमीटर के दलदली हिस्से का एक एक इंच का नक्शा मेज पर खोला गया। खुफिया अधिकारियों और कमांडरों ने गृह मंत्री को पूरी जमीनी हकीकत से रूबरू कराया और पुख्ता सबूतों के साथ बताया कि कैसे बांग्लादेश की तरफ से जानबूझकर और चीन के इशारे पर एक सोची समझी साजिश के तहत इस फेंसिंग को रोका गया है। उनका असली मकसद इस जलीय और घुमावदार रास्ते को खुला रखकर भारत विरोधी तत्वों, आतंकवादियों और हथियारों के तस्करों को भारत में घुसने के लिए एक सुरक्षित गलियारा मुहैया कराना था। यह जानकारी मिलते ही गृह मंत्री का रुख बेहद सख्त हो गया। उन्होंने सीमा पर खड़े होकर कड़े शब्दों में साफ कर दिया कि भारत अपनी संप्रभु सीमा के भीतर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भी निर्माण कार्य कर रहा है, उसे रोकने या उस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी भी बाहरी ताकत या पड़ोसी मुल्क को कतई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह भारत का अपना अखंड और संप्रभु इलाका है और हम अपने देश की सुरक्षा को किसी भी तीसरे देश की मर्जी या उनकी खोखली कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग के भरोसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। इसके बाद गृह मंत्री ने सीमा पर तैनात हमारे जांबाज और वीर अधिकारियों को एक ऐसा फौलादी और ऐतिहासिक आदेश थमा दिया जिसकी कल्पना शायद ढाका या बीजिंग के चालाक रणनीतिकारों ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। गृह मंत्री ने साफ और दो टूक शब्दों में यह कड़ा निर्देश दिया कि सीमा पर चल रहे इस 90 किलोमीटर की फेंसिंग का काम अब एक सेकंड के लिए भी किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा।
चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, भारत अपनी सीमा के भीतर इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच को हर हाल में और तय किए गए रिकॉर्ड समय के भीतर पूरा करके ही दम लेगा। इस सख्त आदेश के मिलते ही जवानों में एक नया जोश भर गया। क्रीक्स नदी के उस पूरी तरह चुनौतीपूर्ण जलीय क्षेत्र में भारत ने अपनी अतिरिक्त अत्याधुनिक लड़ाकू नावों, ओवरक्राफ्ट और नाइट विजन कैमरों से लैस गश्ती टीमों की भारी तैनाती कर दी, ताकि दुश्मन की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना को भी अब यह खुला और स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि अगर इस राष्ट्रीय निर्माण कार्य के दौरान पड़ोसी देश की तरफ से किसी भी तरह की कोई अवांछित हरकत, उकसावे की कोशिश या हमारे काम में खलल डालने का दुस्साहस किया जाता है, तो हमारे कमांडरों को नई दिल्ली से किसी नए आदेश का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वे मौके पर ही हालात को देखते हुए अपनी सूझबूझ से दुश्मन को ऐसा कड़ा और मुंह तोड़ रणनीतिक जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जो उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। भारत सरकार के इस फौलादी और बिना किसी समझौते वाले स्टैंड ने सीमा पर हमारे सुरक्षा घेरे को पूरी तरह अभेद्य बना दिया है। जैसे ही भारत के इस सख्त फैसले और सेना को मिली खुली छूट की भनक बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी के कैंपों तक पहुंची, उनके आला अधिकारियों के चेहरों की रंगत उड़ गई। बांग्लादेश को यह पूरी उम्मीद थी कि फेंसिंग के काम पर अचानक आपत्ति जताने के बाद भारत हमेशा की तरह बातचीत की मेज पर आएगा, शांति की अपील करेगा, अपनी शर्तों को थोड़ा ढीला करेगा और अपने अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले मुद्दे पर कुछ कूटनीतिक रियायतें देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत ने वातानुकूलित कमरों की कूटनीति के बजाय जमीन पर सीधे अपना कड़ा और रौद्र रूप दिखाकर दुनिया को यह साफ कर दिया कि देश की संप्रभु सीमाओं की सुरक्षा के मामलों में अब कोई भी मोल भाव या समझौता नहीं हो सकता। भारतीय सेना और सरकार का यह नया निडर और आक्रामक तेवर देखकर चीन के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ और थिंक टैंक पूरी तरह से सन्न रह गए हैं। चीन ने अपनी कुटिल चाल में यह सोचा था कि वह अपने आर्थिक गुलाम बन चुके बांग्लादेश के जरिए भारत के पूर्वी मोर्चे पर एक नया और अवांछित तनाव पैदा कर देगा, जिससे भारत अपनी पूरी रणनीतिक ऊर्जा और संसाधनों को वहां झोंक देगा और अपने सबसे संवेदनशील हिस्से चिकन नेक को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट से उसका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन भारत ने चीन की उम्मीदों के ठीक उलट काम किया। भारत ने बिना कोई समय गंवाए सुंदरवन के उस दलदली इलाके में अपनी फेंसिंग के काम को रोकने के बजाय उसे दोगुनी गति से आगे बढ़ाकर चीन की इस शातिर चाल को उसी के मुंह पर दे मारा है। आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सैन्य शक्ति और सीमा सुरक्षा के इस ऐतिहासिक मोड़ पर हमारा देश एक बेहद महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। यह पूरी घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज की जाएगी जब दुनिया की एक बहुत बड़ी विस्तारवादी ताकत यानी चीन ने हमारे तेजी से बढ़ते वैश्विक कदमों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन भारत ने अपने अदम्य साहस, फौलादी इरादों और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। सुंदरवन की उफनती लहरों पर खींची जा रही यह कटीली तारें सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं हैं, बल्कि यह 1 अरब से ज्यादा हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान, अभेद्य सुरक्षा और नए भारत की अटूट पहचान की वो अमर कहानी है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती।